बच्चों, आज हम लोग मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में निषेचन का अध्ययन करेंगे। निषेचन में जैसे आप लोग जानते हैं कि नर युग्मक मेल गैमेट मादा युग्मक कौन है? ओवा, फीमेल गैमेट। ठीक, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक, जाइगोट बनाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। इसको हम बोलते हैं निषेचन। ठीक, देखिए तो होता क्या है। देखिए, निषेचन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन से पहले जैसे नर युग्मक कैसे पहुंचता है, ठीक है, मादा युग्मक जहाँ पे निषेचन होता है कैसे पहुंचता है, ठीक है, किस स्थिति में पहुंचता है, इस सबको भी हम देखेंगे। तो आप पहले वीडियो में आप पढ़े थे कि एमसी, ठीक है, माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जानते हैं सामान्य एमसी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और उसके 14वें दिन क्या रिलीज होता है? ओवा रिलीज होता है। ठीक है, ओवा यहाँ से क्या होगी? सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज होगी। कहाँ जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, और एक चीज याद रखिए आप लोग, एक साइकिल में इससे माना एक महीने में एक ओवा इससे रिलीज होगी, अगले महीने में इस ओवरी से होगी। ठीक है, और दूसरे महीने में फिर इससे, फिर आपका क्या था उसके बाद इसमें मतलब अल्टरनेट करके एक महीने में अगर इस ओवरी से निकलती तो दूसरे ओवरी से दूसरे महीने में निकलेगी। इस तरह से देखा जाए तो एक साल में कितने होगा? एक ओवरी से कितने ओवा निकलेंगे? 6, और दूसरे से 6 सामान्य। इस तरह से 12 ओवा एक साल में निकलते हैं। और ये कब आपका स्टार्ट होता है? एमसी आपको बताया गया है। ये कब स्टार्ट होता है? मेनार्की के समय। ठीक है, जब पहला एमसी स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनार्की। ठीक, ये कब होता है? 11 से 13 वर्ष की उम्र में। और जब ये लास्ट होता है कब? 45 to 50 ईयर्स फीमेल में जब एमसी बंद होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोपास। इस पूरे लाइफ में यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ठीक है, 13 वर्ष से लेके मान 50 वर्ष जनरली मानिए, इस समय वो 450 ओवा अंडा जो होता है फीमेल अपने लाइफ में पूरा बनाती है। देखिए, और आपको क्या है एमसी में बताया था 14 दिन ओवुलेशन होता है। और कोई जरूरी नहीं कि 14वें दिन ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए एमसी कितने दिन की है? सामान्यतः 28 दिन की है, लेकिन अगर मान लीजिए एमसी कितने दिन की है? 40 दिन की है। कितने दिन की है? 40 दिन की है। उस समय एक दिन ये स्टार्ट होगा। इसमें ओवुलेशन किस दिन होगा आपका? 26वें दिन। 40 दिन के एमसी में किस दिन स्टार्ट ओवुलेशन होगा? ओवुलेशन जो होगा आपका 26वें दिन होगा। ठीक, अगर मान लीजिए 21 दिन का है नॉर्मल, ठीक है, 21 दिन को भी मानते हैं नॉर्मल ही। ठीक, लेकिन अगर उससे अतिरिक्त है तो मानते हैं कि वो एब नॉर्मल है। उसमें आपका क्या होता है? 7वें दिन। 7वें दिन इसी दिन ओवुलेशन होगा। ठीक, तो ओवुलेशन का मान लीजिए कि जिस दिन, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पे 28 दिन की एमसी है, तो 28 दिन के बाद पहला दिन आएगा। फिर 1 2 3 फिर 28 दिन, तो पहले दिन फिर ब्लीडिंग शुरू होगी, मेंस्ट्रुएशन आएगा। तो मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन माने 13 से 15 दिन पहले माना जाता है कि ओवुलेशन हो जाता है। तो इसमें भी दिखाएंगे अगर 40 दिन की है तो 14 दिन या तो 12 दिन पहले, ठीक है, आपका क्या, तो 13 से मतलब 15 मानते हैं तो 26वें दिन माना जाता है कि इसमें क्या होगी आपकी ये आपका ओवुलेशन होगा। और 21 दिन की अगर साइकिल है तो किस दिन होगी? 7वें दिन। ठीक, ये बहुत जरूरी होता है इसकी काउंटिंग, क्योंकि अगर आप बचना चाहते हैं निषेचन से, इस फर्टिलाइजेशन से, तो आपको उसी तरह से इंटरकोर्स सेक्स करना होगा। ठीक है, देखिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब 2 चीजें बहुत जरूरी है। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, और ये मिलते कहाँ पे है आपका? फैलोपियन ट्यूब में। ये अगर इसको करें निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन
कहाँ होता है आपका, एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन में होता है, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है। आप जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा? पहला आपका जानते हैं इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो एम्पुला रीजन में होता है। किसी किसी पुरानी एनसीईआरटी में लिखता है कि एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे होता है, तो उसने फिर सुधार किया है कि वो एम्पुला में ही रखा है कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब दोनों पहुँचना चाहिए। ये सेकेंडरी साइड भी यहाँ पहुँचती है, ठीक है। इस सेकेंडरी साइड में बताया गया है, इस सेकेंडरी साइड में आपका क्या होता है, मियासिस सेकेंड चल रहा होता है। मियासिस सेकेंड के समय ही ये अरेस्ट कर जाती है आपका मेटाफेज सेकेंड के समय। और इसी फार्म में क्या आती है, ओवुलेट होकर 14वें दिन कहाँ चली जाती है आपकी, फैलोपियन ट्यूब में। फिर देखिए, और एक फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद एकदम याद रखिएगा, ओवा अंडा जो होता है ये जब ओवुलेट हो जाएगा, ओवुलेट होने के बाद जब फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसके बाद वो 24 घंटे तक, 24 आवर तक वो क्या होता है आपका, सर्वाइव करता है, योग्य होता है, निषेचन के फर्टिलाइजेशन की योग्य होता है। उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी फर्टिलाइजेशन की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब जब अगर यहाँ पे क्या होगा, 14वें दिन अगर ओवा यहाँ पे रिलीज होकर आया है, तो उसी समय मेल भी क्या करना चाहिए आपका इंटरकोर्स सेक्स करे, जिससे ये जो स्पर्म है उसी समय कहाँ पे जाएं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जब जाएंगे, ये जो स्पर्म है उस समय तभी इनमें क्या होगा, निषेचन होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका सेकेंडरी साइड यहाँ पे आकर चली आई, ठीक है, रिलीज होकर, और 24 घंटे तक 24 घंटे तक कोई स्पर्म अगर यहाँ नहीं आया, ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव, निषेचन लायक नहीं रहेगी। तो उस समय अगर मान लीजिए क्या है, कोई मेल इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, अगर उसका सीमेन में जो स्पर्म है अगर उस समय अगर जाते हैं 24 घंटे के अंदर, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, तो निषेचित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और देखिए, अगर आपके मन में आती है कि सर ये स्पर्म कितने दिन तक या कितने समय तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं या तो निषेचन योग्य होते हैं, तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म शुक्राणु, ह्यूमन का शुक्राणु जो होता है, जैसे इसको ओवुलेट करते हैं, वो यहाँ से आपका ओवा यहाँ गया तो इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग या तो ओवुलेशन, इसको बोलते हैं। जैसे आपको क्या है, पेनिस के थ्रू योनि में, वेजाइना में स्पर्म को डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या है आपका इंसेमिनेशन। और वैसे पूरी प्रोसेस जैसे जब उसमें इंटर कराते हैं तो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। पेनिस से अगर बाहर हो गया तो इजैकुलेशन, स्खलन, क्या बोलते हैं, स्खलन। इसके इस स्पर्म के यहाँ स्खलन के बाद यह 24 घंटे से 72 घंटे, कहीं 48 घंटे तक, 72 घंटे तक ये क्या करता है आपका, योग्य होता है निषेचन के, निषेचन के योग्य होता है। कितने घंटे तक, 24 से 72 घंटे तक। इसका मतलब क्या है, अगर ये अगर 1-2 दिन पहले भी अगर मान लो यहाँ क्या है, ओवुलेशन से पहले 12वें दिन भी अगर क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेट किया है, ठीक है, या तो फिर सेक्स किया है, तब भी स्पर्म अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो उसको निषेचन कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर जैसे बच्चे नहीं चाहते हैं आप, तो जैसे कंफर्म 2-3 दिन पहले 2 दिन बाद ओवुलेशन के बाद सेक्स न करिए। देखिए फिर उसको अभी पढ़ेंगे आप लोग कंट्रासेप्शन में कैसे रोका जाता है प्रेगनेंसी को। फिर देखिए आप लोग, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसको देखिए, ये स्पर्म क्या है, स्पर्म में आपको एक चीज और पढ़ना है। इसमें आपको एक कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, कैपासिटेशन, कैपासिटेशन, कैपासिटेशन को हिंदी में बोलते हैं आपका जैसे संधारिता, संधारिता। संधारिता क्या होता है, जैसे देखिए जो ये आपका स्पर्म है, जब यहाँ पे आपका वेजाइना में इंटर करता है, ठीक है, पेनिस के थ्रू, तो उस समय क्या होता है, योग्य नहीं होता है कि ये जाकर किसको फर्टिलाइज कर दे, सेकेंडरी साइड, ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेबल नहीं होता। जब ये यहाँ इंटर करता है, कहाँ पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो इसके सरफेस से
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको योग्य नहीं बनाती है निषेचन के लिए, तो उसके सरफेस पे पाए जाने वाली कुछ चीज़ों को हटाया जाता है। जैसे मेनली उसके एक्रोसोम के सरफेस से कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, जिससे उसका रिसेप्टर खाली हो जाता है, माने हट जाता है, जिससे वो ओवम में जाकर के क्या होता है, जैसे ओवम है, ये ओवम है, ठीक, और ये शुक्राणु है, स्पर्म, तो इसके सरफेस से कुछ कोटिंग ये सबको हटा देता है आपका, जो सिक्रीशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, वह उसको जब हटा देता है तो स्पर्म योग्य हो जाता है, किसके, ओवम में, ओवम को फर्टिलाइज करने के योग्य हो जाता है स्पर्म। इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। माने कैपेसिटेशन क्या है, निषेचन के योग्य के लिए, माने क्या था, निषेचन के लिए योग्य बनाना स्पर्म को, यह एक प्रक्रिया है कैपेसिटेशन, जिसमें जो स्पर्म होता है अपने को एबल कर लेता है, माने इस ओवम को निषेचित करने के लिए, ठीक, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। वह यह एबिलिटी कहाँ प्राप्त करता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्राप्त करता है। देखिए, माने देखिए, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा तभी निषेचन होगा, लेकिन नर युग्मक जिस फार्म में मेल क्या करता है, उसको इंजेक्ट करता है वेजाइना में, वो उसी फार्म में जाकर के निषेचन नहीं कर सकता, उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, कैपेसिटेशन। मतलब जो कुछ बैरियर्स हैं जो उसको निषेचन के लिए रोक रहे हैं, उस बैरियर्स को पहले क्या करते हैं, हटाएंगे, तो वो योग्य हो जाएगा निषेचन के। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। देखिए, फिर अब कहेंगे मादा युग्मक सर क्या एकदम योग्य है पूरी तरह से निषेचन के, नहीं, वो भी पूरी तरह से क्या है आपका, अभी उसमें भी कुछ चेंज होगा, तभी वो उसमें फ्यूजन होगा, मादा युग्मक का नर युग्मक में। उसमें क्या आपका चेंजेस होगा, जैसे आप जानते हैं जब यहाँ से ओवा रिलीज होती है, यहाँ से क्या होती है, ओवा रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, तो सेकेंडरी oocyte के जानते हैं चारों तरफ कौन, ग्रेनुलोसा सेल्स पाई जाती है ना, उससे अटैच हो जाती है, ठीक। जब ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फाल्केन से ओवा रिलीज होता है तो उसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है, एक लेयर होती है, वही ग्रेनुलोसा सेल्स की बनी हुई होती है, कुमुलस ऊफोरस, वह पाई जाती है। तो जब स्पर्म जाता है तो स्पर्म इसमें इंटर नहीं कर पाएगा, पहले इस कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, जैसे मान लीजिए क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों तरफ क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं ग्रेनुलोसा। तो पहले क्या होता है, जैसे स्पर्म जब जाएगा, कौन जाएगा, स्पर्म, तो स्पर्म के आपका क्या होता है, इसके यहाँ पे एक जो कैप होती है, एक्रोसोम, एक्रोसोम से, किससे, स्पर्म के एक्रोसोम से दो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, आपका ना दो एंजाइम होते हैं जो कोरोना रेडिएटा और स्पर्म के एंट्री में इन्वॉल्व होते हैं। पहला जैसे आपका हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम है आपका जोनालाइसिन, जोनालाइसिन एंजाइम है, दो एंजाइम है, ठीक। आपका दोनों एंजाइम्स को मिला करके, जितने भी स्पर्म आपका, जितने भी एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, सभी को मिला करके हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, ठीक। देखिए फंक्शंस क्या हैं सबके आपके, जो ये हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो सेकेंडरी oocytes है, ये है क्या, सेकेंडरी oocytes है, ठीक। इस सेकेंडरी oocytes में जो बाहर कोरोना रेडिएटा है, मैं बताया था ना, कोरोना रेडिएटा आपका यहाँ पे बताया गया है कि ये किसके बने होते हैं, आपका ग्राफियन फाल्किल्स जो होती है, उसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है उसकी बनी होती है। ये आपके जुड़े किससे होते हैं, एक तरह से हाइलुरोनिक एसिड से, किससे, हाइलुरोनिक एसिड से जुड़े होते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, हाइलुरोनाइडेज
नाइडेज एंजाइम क्या करता है कि इसको आपको हाइलुरोनिक एसिड को डिजॉल्व कर देगा, जिससे कोरोना रेडिएटा क्या हो जाएंगे आपका, ये अलग अलग हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, एक कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे आपको, तो देखिए ये आपका जैसे है ठीक मेम्ब्रेन, इसके सेकेंडरी ऊ साइट है, ठीक, इसका न्यूक्लियस है। फिर देखिए ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं किसके प्रेजेंस में, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सब क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाती हैं। क्या होती है, डिस्पर्स हो गई आपकी ये कोरोना रेडिएटा। अब क्या होगा आपका, अब और आप ये जानते हैं इसके आगे क्या होगा, इसमें जैसे आपका सेकेंडरी साइड पर ये कौन सी लेयर होती है, जोना पेलुसिडा लेयर होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, ये जोना पेलुसिडा लेयर होती है। फिर देखिए ये मेम्ब्रेन है एग की। उसके बाद अब क्या होगा, जो स्पर्म है ये, ठीक है, स्पर्म का जो एक एंजाइम था आपका, एक क्रोमोसोम में उसके एंजाइम था हाइलुरोनाइडेज, ये आपका कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स थी उसको डिस्पर्स कर दिया, और ये स्पर्म आकर आपका क्या है कि ये इस तरह से अटैच हुए, समझना, अब इसके जोना पेलुसिडा से अटैच है। और इस तरह से देखिए क्या है, एक ही स्पर्म नहीं अटैच होता है, कई स्पर्म इस तरह से इससे क्या करते हैं, इस तरह से अटैच, आप देखेंगे यहाँ पे भी, तो कई इस तरह से क्या है आपके स्पर्म आते हैं। जैसे आपको मतलब इस योनि में 20 से 30 करोड़ स्पर्म, 20 से 30 करोड़ स्पर्म क्या है आपका इंटर करते हैं इजैकुलेशन से, ठीक। स्पर्म इंटर करने के बाद ये सभी स्पर्म आपके यहाँ एम्पुला रीजन में नहीं पहुँच पाते, कुछ ही स्पर्म आपका क्या होता है एम्पुला, कुछ हजार आपका क्या है ये स्पर्म एम्पुला रीजन में पहुँचते हैं, और उसमें से केवल एक ही स्पर्म क्या करता है आपका सेकेंडरी oocyte इसको फर्टिलाइज करता है, ठीक। तो आपको जैसे व्हाट्सएप पे आपका कहता मैसेज आता है, जैसे कोई होपलेस होता है कि आप बहुत ज़्यादा होपलेस ना हो, करोड़ों आपका मिलियंस स्पर्म को पछाड़ करके आपने जीवन प्राप्त किया है, तो कई स्पर्म आपके यहाँ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जानते हैं सक्सीड एक ही होता है इंटर करने में, ठीक। क्यों, जैसे आपका क्या है, जैसे एक स्पर्म अगर अंदर इंटर कर गया इसके अंदर, ठीक है, ये इंटर कैसे करता है, ये जो जोना लाइसिन एंजाइम होती है एक क्रोमोसोम उसके स्पर्म के हेड पे, ठीक है, ये क्या करता है कि इसको आपका जोना पेलुसिडा की लेयर को डिजॉल्व कर देता है, जिससे ये स्पर्म अंदर चला जाता है, ठीक, आपका सेकेंडरी oocyte के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही अंदर जाएगा ये जोना पेलुसिडा के लेयर में ऐसा परिवर्तन करता है कि ये दूसरे स्पर्म के एंट्री को क्या कर देता है, रोक देता है, दूसरा स्पर्म इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, उसको रोक देगा, ठीक है। इसी तरह से केवल एक ही स्पर्म अंदर इंटर करेगा, दूसरे स्पर्म अंदर नहीं कर पाते हैं। तो आपका अगर मान लीजिए क्या है, फर्टिलाइजेशन के समय अगर एक ही स्पर्म, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर कर रहा है तो उसको हम बोलते क्या है, मोनोस्पर्मी, क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी। अगर मान लीजिए किसी कारण से कभी बाई चांस अगर एक से ज़्यादा स्पर्म इसमें इंटर कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी, ठीक। तो पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, जब एक स्पर्म इंटर कर गया ओवम के अंदर तो वो आपका जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस कर देता है, जिससे दूसरे स्पर्म उसके अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। देखिए इसका मतलब एक क्रोमोसोम में आपके दो एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे आपको स्पर्म को एंट्री कराने में हेल्प कर रहे हैं। एक जोना पे आपका क्या था, एक जो है कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है उसको आपका क्या था, उसके बैकग्राउंड को डिजॉल्व करके उसको सेपरेट करके इनके सेल को डिस्पर्स कर दे रहा है, वो कौन है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। दूसरा जोना लाइसिन है जो एग में जो जोना पेलुसिडा में क्या कर रहा है, पोर का उत्पन्न करके डिजॉल्व करके उसको स्पर्म को कहाँ एंट्री करा रहा है, इन साइड करा रहा है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जैसे अब क्या है ये स्पर्म कहाँ इंटर कर गया आपका, अब
आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक, तो होगा क्या, देखिए एक चीज और थोड़ा सा आप देखिएगा, जैसे ये जो एग होता है, ये सेकेंडरी oocytes है, एग होता है, इसके सरफेस पे फर्टिलाइजिन, कौन, फर्टिलाइजिन पाई जाती है, प्रोटीन है, फर्टिलाइजिन्स होती हैं। ठीक, और जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म जो है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका हमेशा, पीजीटी टीजीटी आपके नीट, यहाँ पे आपका क्या कहता है, स्पर्म जो है, स्पर्म के हेड पे एंटी फर्टिलाइजिन पाई जाती है। ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि दूसरे स्पीसीज का स्पर्म दूसरे स्पीसीज के एग को क्या करे, फर्टिलाइज कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। ये दोनों रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। अगर सेम स्पीसीज का आपका क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन और सेम स्पीसीज का फर्टिलाइजिन है, तभी वो क्या करेगा, आपका फ्यूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका मतलब एक पे क्या पाता है, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म पे क्या पाता है, एंटी फर्टिलाइजिन। देखिए आगे अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अब क्या है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा आपको पार करके स्पर्म कहाँ इंटर कर गया है, आपका सेकेंडरी oocyte। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। ठीक, सेकेंडरी oocyte में आप अगर देखेंगे, ठीक, तो इसी में आपका कौन इंटर किया है भैया, स्पर्म, होल स्पर्म मूव कर गया है ह्यूमन में। ठीक, पूरा आपका ये स्पर्म है यन, इसके पास हेड है, मिडिल पार्ट और टेल है। हेड में ही इसके क्या है, न्यूक्लियस है, और देखिए और ये क्या है आपका, ये है आपका सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस। क्या है, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस, जो किस स्टेज में रहता है आपका, इसमें मियोसिस सेकेंड, इसमें जानते हैं आपको अरेस्ट हो जाती है। ठीक, मियोसिस सेकेंड के रूप में आपका ये सेकेंडरी oocyte आपका अरेस्टेड होती है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। ठीक है, वह इसी फॉर्म में यहाँ से क्या होती है, ओवुलेट होकर फैलोपियन ट्यूब में आती है, फिर कहाँ आती है, एम्पुला रीजन में, जहाँ पे निषेचन होता है। देखिए ये मेटाफेज सेकेंड में है, इसी फॉर्म में अरेस्टेड है। देखिए होता क्या है आपका, वैसे तो आपको बताया गया है कि जैसे आपका oogenesis स्टार्ट हो जाती है जब बच्ची कहाँ, माँ के पेट में होती है। देखिए होगा क्या आपका, ये जो मेटाफेज सेकेंड है, और ये स्पर्म जैसे ही कहाँ इंटर किया आपका, सेकेंडरी oocytes में। अब इसमें क्या होगा, जो आपका मेटाफेज है ये, ठीक, इसके पहले इसमें आपका क्या था, सेकेंडरी, आपका जो सेकेंडरी मियोसिस है, मियोसिस सेकेंड अब एक कंप्लीट हो जाएगा इसमें, किसमें, ये जो न्यूक्लियस है इसका सेकेंडरी oocyte का, और एक आपका इस तरह से क्या होगा, आपका अनइक्वल डिवीजन होता है चूंकि, ठीक है, और एक इस तरह से आपका एक क्या बन जाएगा, आपका न्यूक्लियस, जिसमें n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, और इसी से अनइक्वल डिवीजन से एक क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये सब जो डीजेनरेट कहते हैं, दो पोलर बॉडी, एक फर्स्ट मियोसिस में पोलर बॉडी बनी थी, और एक सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ये न्यूक्लियस है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, स्पर्म में भी क्या होगा आपका 23 क्रोमोसोम होगा। देखिए अब होता क्या है आपका, जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गई, ठीक, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद जो आपका ये क्या है, आपका सेकेंडरी oocyte थी, अब उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवम, या तो हम कहते हैं फर्टिलाइज ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक, या तो एक बोल देते हैं हम। अब देखिए हुआ क्या,
ये सेकेंड पोलर बॉडी को भी हटाइए, डी जनरेट कर जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो आपका क्या है, जो स्पर्म है, ठीक, जैसे ही इंटर करता है ये इसका आपका क्या था, टेल मिडिल पार्ट ये सब खत्म हो जाता है, और जो इसका आपका न्यूक्लियस होता है वो बाहर आता है, और न्यूक्लियस स्वेल करके इस तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म होता है आपका, किसका, आपका ये एग का जो साइटोप्लाज्म है उसको उसके साइटोप्लाज्म से वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के बाद यह मेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है? मेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है। ठीक, और फिर देखिए, और जो फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है जो 82 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद बना है। ये जो क्या होगा आपका, यह स्वेल करके यह बनाता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बनाया? फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाया। अब देखिए क्या होगा आपका, और एक चीज याद रखिए, जैसे स्पर्म का जो आपका ये होल स्पर्म तो इंटर किया, लेकिन इसका आपका क्या था, सभी पार्ट डीजनरेट कर जाता है, केवल बचता क्या क्या है इसमें, इसमें न्यूक्लियस, ठीक, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी स्पर्म का बचता है, और मैंने बचा रहता है, और सब डीजनरेट कर जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी लिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप तो देख रहे हैं, जैसे ये जो आपका न्यूक्लियस था स्पर्म का, वो मेल प्रो न्यूक्लियस बना गया, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपका क्या होगा, क्योंकि चूंकि मियोसिस सेकेंड के डेवलपमेंट के समय ही इसका सेंट्रियोल खत्म हो जाता है ओवम का। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब जाइगोट बनेगा, तो आगे क्लीवेज के लिए जरूरी होगा, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसमें भाग लेता है। देखिए तो होगा क्या आपका, फीमेल प्रो न्यूक्लियाई और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज होंगे इस तरह से, जैसे देखिए, ठीक, ये दोनों जैसे मेल प्रो न्यूक्लियाई है, ये अब दोनों मिक्स कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे आपके, ठीक है। फ्यूज करने के बाद तब वही माने इस तरह से हम कहते हैं कि जब उसका क्रोमोसोम फ्यूज कर गया तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो होगा क्या, देखिए ये दोनों के क्रोमोसोम, आपका ये क्रोमोसोम आपका क्या है, मेल के, नीले से मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 23 होंगे, ठीक, और एक इसके आपका फीमेल प्रो न्यूक्लियाई के, क्योंकि उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब ब्रेक कर जाएगा, दोनों इस तरह से आपका क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे क्रोमोसोम पेयर के रूप में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 23 पेयर ऑर्गेनाइज। ये फीमेल क्रोमोसोम है और ये मेल क्रोमोसोम है, इस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं। और जो सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दोनों की तरफ इस तरह से क्या हो जाता है आपका, ये सेंट्रियोल है, ऑर्गेनाइज होकर ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से क्या होता है, निर्माण कराने लगता है, और ये इस तरह से दोनों को क्रोमोसोम मिक्स कर गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एक तरह से हम कहेंगे जाइगोट, क्या है, ये जाइगोट बन गया है आपका। और फिर इसमें जैसे क्लीवेज होगा, यहाँ पे जैसे जाइगोट बन गया तो 3 दिन तक तो आपका फैलोपियन ट्यूब में डिवीजन करेगा इस तरह से। उसके बाद अगले 4 दिन में ये क्या होगा, और डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, किस स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ब्लास्टोसाइट स्टेज में क्या करेगा ये आपका, कहाँ के इम्प्लांट होगा, गर्भाशय में, यूटेरस में इम्प्लांट होगा। फिर देखिए